हिमाचल समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपक शर्मा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिमाचल प्रदेश को उत्तर पूर्वी विशेष श्रेणी राज्यों की तर्ज पर एक समान धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। इन राज्यों को 90:10 में केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। मुख्यमंत्री ने यह मामला नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ आयोजित बैठक में उठाया। मुख्यमंत्री ने स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के कार्यभार संभालने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में सभी प्राथमिक पाठशालाओं को मिड डे मील योजना के अंतर्गत लाया गया है। उन्होंने कहा कि साक्षरता दर में भी प्रदेश शीर्ष पर है और निकट भविष्य में राज्य पूर्ण साक्षर बनकर उभरेगा। वहीं प्रदेश की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है क्योंकि प्रदेश के कई प्रोजेक्ट पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के बिना लटके पड़े हैं। सीएम वीरभद्र सिंह ने उद्योग मंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ मुलाकात कर एक पत्र भी सौंपा है। इस मुलाकात के बाद सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि खनन और राज्य में पर्यावरण समितियों के गठन को लेकर मुलाकात की गई। मगर आपने लेनी है वो हिमाचल गवर्नमेंट सरकार ने दे रखी है, वो हॉस्पिटल से ही मिलेगा, उनकी कमीशन मर जाती है उसमें। वहीं केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में सोलर प्लांट की सब्सिडी पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इससे हिमाचल में बिजली बचत की मुहिम को जोर का झटका लगा है। मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश से प्रस्तावित 1000 से ज्यादा सोलर प्लांट सब्सिडी के मामलों को खारिज कर दिया है। इनमें 90% मामले सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल सहित उन सभी राज्यों की सोलर सब्सिडी पर बैन लगा दिया है जिनमें पिछली सब्सिडी के मामले अटके हुए हैं। हिम ऊर्जा के सीईओ भानु प्रताप सिंह ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी 1 साल पहले स्थगित सोलर सिस्टम की सब्सिडी फंसी है। राज्य में 976 मामलों की सब्सिडी लटकी हुई है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि पहले इस अदायगी की राशि को जारी किया जाएगा, तब तक हिमाचल प्रदेश में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के लिए अनुदान नहीं मिलेगा। हिमाचल में भारी बारिश के चलते राज्य सरकार ने सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। सूबे के राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। बकौल कौल सिंह, अब तक हुई बरसात के कारण राज्य में सरकारी और निजी संपत्ति को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस बारे में सरकार पूरी तरह जागरूक है और राजस्व विभाग का जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, हमने स्टेट लेवल की मीटिंग भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई है और हमने हर जिलाधीशों को हिदायत दी है कि कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाए, बादल फटे, भारी बाढ़ आए, भारी बारिश से कहीं भी नुकसान हो तो उनके अधिकारी जो है मौके पे जा कर के उसका आकलन करें और सरकार को उसकी इन्फॉर्मेशन दें। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को लेकर फैसला ले लिया है। 15 से 24 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में एससी का गठन किया जाएगा। जैसा कि चर्चा में चल रहा था कि छात्र संघ के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही होंगे, आम छात्र ही अपना छात्र नेता चुनेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी को यह फैसला लेना होगा कि आखिर चुनाव के लिए कौन सही कैंडिडेट है। 1 साल तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है और तब तक ये आदेश जारी रहेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी और प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव पर रोक के खिलाफ एसएफआई की क्रमिक भूख हड़ताल मंगलवार को 11वें दिन में प्रवेश कर गई। एसएफआई ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से विश्वविद्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर एसएफआई ने अपना विरोध 11वें दिन भी जारी रखा।
मंगलवार को एसएफआई के छात्रों ने अपने आंदोलन के तहत तय रणनीति के मुताबिक विश्वविद्यालय परिसर में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ करीब 5 घंटों तक अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एसएफआई के छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति पर प्रदेश के गरीब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। एक है जो फी हाइक जो यहाँ पे वाइस चांसलर के माध्यम से यहाँ पे की गई, और दूसरा है जो एससी इलेक्शन जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेमोक्रेटिक यहाँ पे फ्रंट है उसको जो है पूरी तरह से इन्फ्रिंज करने की कोशिश जो है वीसी के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। अगर आज सुबह की मैं अगर बात करूँ कि आज सुबह भी जितने भी यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ से तकरीबन 200 से भी ज़्यादा जो लड़कियाँ सुबह आई थी, क्योंकि उनकी जो हॉस्टल की फीस है उसको बढ़ा दिया गया, उसको 18,000 कर दिया गया, जो पहले 6,000 रुपये लगती थी। तो उसको लेके भी आज हम वीसी से मिले थे, तो लेकिन उसमें वीसी का कहना ये था कि अगर तुम बच्चे जो है फीस नहीं दे सकते हो तो तुम घर जा सकते हो। पिछले कल की अगर मैं बात करूं तो पिछले कल भी रिसर्च स्कॉलर्स जो थे वो अपनी डिमांड्स को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जो वाइस चांसलर से मिलने गए थे, तो रिसर्च स्कॉलर्स को भी यहाँ तक कि वाइस चांसलर ने ये तक कह दिया है कि अगर आप लोग अपनी फीस नहीं दे सकते हो तो आपके लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले हैं, आप लोग अपने घर जा सकते हो, आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसएफआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि इस क्रमिक भूख हड़ताल के बाद एसएफआई के छात्र आमरण अनशन करेंगे, और इस बीच अगर किसी तरह की कोई अनहोनी पेश आती है तो उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा। अगर हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं होती, जैसे आप अभी देख ही रहे होंगे पीछे की हमारी जो आज का धरना प्रदर्शन और 11 दिन से जो है यहाँ पे क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है, इस हम क्रमिक भूख हड़ताल को आगे अमर अनशन तक ले जाएंगे। और इस अमर अनशन के बीच अगर कोई ऐसी वारदात जो है विश्वविद्यालय के अंदर होती है, किसी स्टूडेंट के साथ कुछ भी अगर होता है, तो इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार जो होंगे हमारे माननीय कुलपति महोदय होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मंगलवार को ही अब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाने के फैसले के बाद छात्र संगठनों का आंदोलन क्या रूप लेगा, ये देखने वाली बात होगी। शिमला से कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा के लिए सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। हिमाचल सरकार राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने और मां और उसके नवजात शिशु को बेहतर सुविधा देने के मकसद से राज्य में जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 102 एम्बुलेंस का आगाज करने जा रही है। इस योजना की शुरुआत 14 नवंबर को ऐतिहासिक रिज मैदान से की जाएगी। बाल दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश में मातृ शिशु के लिए खास तौर पर राज्य सरकार एक तोहफा देने जा रही है। सूबे के लोगों को 108 एम्बुलेंस सुविधा देने के बाद अब प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में महिलाओं और बच्चों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मकसद से अपना अगला कदम आगे बढ़ाया है। प्रदेश में गर्भावस्था के दौरान और शिशु जन्म के 48 घंटों के बाद मां और शिशु को 102 एम्बुलेंस सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ये एम्बुलेंस गर्भवती महिला को उसके घर से अस्पताल पहुंचाएगी और शिशु के जन्म के बाद यही एम्बुलेंस मां और उसके नवजात शिशु को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाएगी। इसे लेकर राज्य स्वास्थ्य विभाग और 102 एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की मौजूदगी में MOU साइन किया गया। सरकार ने ये फैसला किया है कि शिशु मृत्यु दर को और कम करने के लिए ड्रॉप बैक फैसिलिटी, जो प्रेग्नेंट लेडी या हॉस्पिटल में आती है, उसकी बच्चा पैदा हॉस्पिटल के अंदर होता है, उसको वापस भेजने के लिए पहले हमें टैक्सी का किराया देना पड़ता था, लेकिन भारत सरकार का मैं आभारी हूँ, उन्होंने हमें पैसा दिया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का आगाज इसी साल 14 नवंबर के दिन शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से किया गया था। कार्यक्रम के पहले चरण में 125 एम्बुलेंस के बेड़े को शामिल किया जाएगा। ये एम्बुलेंस 1 साल तक के बीमार बच्चों को भी उनके घर से अस्पताल तक और अस्पताल से घर तक निःशुल्क सुविधा प्रदान करेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 102 टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से शुरू होने के बाद राज्य भर में शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा। इसमें एक बात और, शिमला से कैमरामैन राजेश और मोहित प्रेम शर्मा के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। और अब बात रामपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल पर लग रहे आरोपों की। जी हां, रामपुर का महात्मा गांधी चिकित्सालय गरीबों के लिए सिरदर्द बन गया है।
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का ऑपरेशन तक इस हॉस्पिटल में नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि अस्पताल के पास कोई सुविधा नहीं है, बल्कि डॉक्टर को जैसे ही पता लगता है कि मरीज के पास बीपीएल कार्ड है, उससे किनारा कर लिया जाता है और ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया जाता है। 4 जिलों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाला रामपुर का महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर गरीबों के लिए सर का दर्द बन गया है। इस चिकित्सालय की लंबे समय से लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ना तो उस पर कोई सुनवाई हुई और ना ही उस पर कोई गौर किया गया। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए सरकार के इस अस्पताल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। बीपीएल कार्ड धारक अगर पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं तो उसका ऑपरेशन तक नहीं किया जाता। उसे या तो दोबारा दस्तावेज में बीपीएल का हवाला दिया जाता है या तो पल्ला झाड़कर सीधा दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। कल हमको एडमिट कराया गया यहाँ पे जी, तो कार्ड बना हमारे को, फिर हमारे साथ के जो है ना जी उनको ऑपरेशन के लिए भेज दिया। हमारे को ना अभी तक कोई दवाइयाँ लिखी ना कुछ भी किया जी। तो क्या भूखे रखा है क्या तो अभी तक तो ना नाश्ता खाने दिए इनको, ना ही कोई दवाइयाँ लिखी। बोला हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। ये जो बीपीएल का बना हुआ है ना, जो इसकी सुविधा मिल रही है, तो ये क्यों नहीं मिल रही है? तो हमें इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। अब कल हमने मरीज को एडमिट किया तो वो बोलते ये सुविधा नहीं होगी, तो या तो हमारे को कल बताना चाहिए था कि भाई ये सुविधा नहीं चलेगी, तो हमने उस तरह से वो करना था। चलेगी कहते हैं तो क्यों नहीं चलेगी? ये पहले का एक्टिवेट है आपका कार्ड बीपीएल का? एक्टिवेट तो हुआ है सर। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई खबर प्रशासन के पास नहीं है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायतें प्रशासन से लेकर सरकार के नुमाइंदों तक की है। सरकार अपनी योजना के तहत गरीबों के लिए सारी दवाएं मुफ्त देती है, लेकिन इस अस्पताल में बीपीएल कार्ड को लेकर आने वालों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और गरीबों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वहाँ पर, या पथरी का ऑपरेशन हो या दूसरा जो भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं, हमने जो देखा, मैं कुछ दिन वहाँ पर रहा, मेरा भी एक ब्रदर एडमिट था वहाँ पर, तब मैंने वहाँ पाया। लोगों से तो कई बार सुना है कि भाई यहाँ पर जो है काफ़ी गरीबों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। हमने देखा जो बीपीएल धारक है उनके ऑपरेशन वहाँ पर नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि उनके ऑपरेशन के लिए जो भी सामग्री आपने लेनी है वो हिमाचल गवर्नमेंट सरकार ने दे रखी है, वो हॉस्पिटल से ही मिलेगा, उनकी कमीशन मर जाती है उसमें। रामपुर के खनेरी चिकित्सालय में सरेआम गरीबों के जीवन के साथ बड़ा मजाक किया जाता है। गरीबों के लिए बीपीएल कार्ड को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन बीपीएल की कीमत क्या है वो समझ लीजिए। मरीज को ऑपरेशन के लिए कपड़े तक पहना दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को जैसे ही बीपीएल कार्ड का पता चलता है तो वो ऑपरेशन के लिए मना कर देता है। सुबह डॉक्टर राउंड पे आए तो बोलने लगे कि हमारे यहाँ पर बीपीएल का कोई वो नहीं है। कल क्या नाम यहाँ पे दाखिल हो गए थे क्या? हाँ जी, कल दाखिल कर दिया था 56 नंबर पे। हमने स्मार्ट कार्ड हमने वो करा दिया, एक्टिवेट करा दिया। और सुबह ऐसा बोला गया कि हमारे को बीपीएल का नहीं चलेगा। जीवन देने वाला महात्मा गांधी चिकित्सालय गरीब मरीजों के जीवन के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है। लोग हताश हैं और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रामपुर से विशेषर नेगी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। सोलन में डम रोग सड़क की हालत अवैध निर्माण के चलते बद से बदतर होती जा रही है। लोगों ने इसके बारे में कई बार जिला प्रशासन को अवगत भी करवाया, लेकिन नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग ने सिवाय आश्वासन के जनता को कुछ नहीं दिया। लेकिन मंगलवार को लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दे दिया ताकि उनकी समस्या का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। धरने पर बैठे लोगों के मुताबिक सड़कों की हालत बिगड़ती जा रही है, जिस पर विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा और यही वजह है कि उन्हें धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। सड़कों की मरम्मत करवानी ही होगी। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक 4 साल के ऐसे बच्चे से जिसने अपनी कला से सोलन के लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है। जिस उम्र में बच्चे चलना फिरना सीखा करते हैं, उस उम्र में यह बच्चा तबले की थाप देता है।
ये है सिरमौर के रहने वाले 4 साल के सार्थक। बाल्यकाल में ही इस बालक ने अपने हुनर का लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। राजगढ़ के छोटे से गांव में रहने वाला 4 साल का सार्थक मानो प्रतिभा का खजाना है। जिसने भी उसे देखा वो उसकी कला का कायल हो गया और उसकी तारीफ किए बिना ना रह सका। सार्थक केजी में पढ़ता है। जिस उम्र में बच्चे खेलना, बोलना और चलना सीखते हैं, उस उम्र में सार्थक के हाथ तबला और ढोलक पर इस कदर चलते हैं मानो कोई कुशल कलाकार थाप दे रहा हो। सार्थक शांता केजी क्लास। ढोलक बजाना बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़े अच्छे कलाकार बनना। यही नहीं, 4 साल की उम्र में ये बालक कई स्टेज शो देकर अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा चुका है। ढोलकी तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन सार्थक तो नाट्य शास्त्र ताल और वैदिक क्रीड़ा ताल का भी ज्ञान रखता है, जिसे समझ पाना बड़े कलाकारों के लिए भी टेढ़ी खीर है। 2-2.5 साल से जो है इसकी जो हरकतें जो है हमें नजर आई ना, तो उससे हमें ये मालूम हुआ कि शायद ये कुछ करने चाहता है। अब जैसे घर में दरवाजे बजाना, खिड़कियाँ बजानी और जैसे रोटियाँ देनी तो खाती बार थालियाँ बजानी और टॉयलेट में जाना तो शीटें बजानी, मतलब इस तरह से हमें ये लगा कि शायद ये कुछ करने। इसकी जो उंगली की हरकत है ना, उससे हमें जो है, तब हमने जैसे खीरजिया लाल जी से पूछा कि भैया सासा, तो उन्होंने दूरभाष द्वारा हमें बताया कि आप हो सके तो यहाँ हमारे पास। सार्थक के पिता अमर सिंह बताते हैं कि उनका बेटा बिना किसी से सिखाए अक्सर दरवाजा और टेबल बजाकर ऐसी धुन निकालता था जो हर एक के दिल को छू जाती थी। एक दिन उन्हें पता चला कि स्कूल के कार्यक्रम में ही सार्थक ने ढोलक बजाकर सभी का मनोरंजन कर खूब वाहवाही बटोरी। कला से प्रभावित होकर सार्थक के पिता उमर सिंह ने भी बेटे की कला को निखारने का फैसला ले लिया और वे राजगढ़ से कई किलोमीटर का सफर तय कर सोलन में इस उम्मीद से उसे ढोलक तबला वादन का प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं, ताकि उनका बेटा भी उच्च कोटि के कलाकारों की तरह उनका और प्रदेश का नाम रोशन करे। सोलन से मनोज शर्मा के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा नाहन के शमशेर स्कूल में छात्र संसद का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी 6 ब्लॉकों से छात्रों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। छात्र संसद में छात्रों ने सांसदों, मंत्रियों के रूप में हिस्सा लिया। इस आयोजन को लेकर छात्रों में भारी उत्साह देखा गया। छात्रों ने जिस तरह से सांसदों, मंत्रियों के रूप में किरदार निभाए, उसकी यहाँ मौजूद लोगों ने खासी तारीफ की। छात्रों का कहना था कि इस तरह के आयोजन से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और पता चला कि किस तरह से देश की संसद के अंदर सांसदों द्वारा आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है। यहाँ पर छात्र सांसद बुलाई गई है, जिसमें हमें जानकारी दी जाती है कि संसद में नेता लोग किस तरह मुद्दे उठाते हैं। संसद को देखकर हमें यह पता चलता है कि नेता लोग अपने विचार कैसे संसद में पेश करते हैं। आज हमारे विद्यालय में जिला स्तरीय छात्र संसद का आयोजन किया गया, जिसमें 6 के 6 ब्लॉक हमारे एजुकेशन ब्लॉक हैं। सारे ब्लॉकों ने भाग लिया है, बढ़ चढ़कर भाग लिया है। बच्चे स्थानीय प्रॉब्लम से लेके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि वे अपने देश के प्रति, अपने देश की समस्याओं के प्रति बहुत जागरूक हैं। समाजसेवी संस्था लॉयंस क्लब का सालाना समारोह नाहन में संपन्न हो गया। इस समारोह में जहां क्लब ने पिछले 1 साल में किए गए कार्यों को सामने रखा, वहीं अगले साल किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। क्लब ने इस समारोह में समाज सेवा करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। साथ ही क्लब ने आर्थिक रूप से कमजोर 10 परिवारों को राशन भी वितरित किए। इन परिवारों को ये क्लब पिछले करीब 4 सालों से मदद करता आ रहा है। अभी कुछ हमने पौधारोपण किया है, वह 50 और हर्बल पौधे लगाने के बारे। अभी 5 सितंबर को 11 शिक्षकों को हमने टीचर डे पे सम्मानित किया। 2 बच्चे जो कि क्लब ने पिछले 5 वर्ष से गोद लिए हुए हैं, उनकी भविष्य में भी जब तक वो अपने पैरों पर पूर्ण रूप से खड़े ना हो जाएं, उनके बारे में सभी पढ़ाई का खर्चा हो गया, उनका रहन सहन का खर्चा। तो हिमाचल बुलेटिन में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी
और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।